हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, रिफ्रैक्शंस का लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और उसकी फिनोमेना पे डिस्कशन किए थे हम लोग, है ना। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म्स पढ़ेंगे और फिर कुछ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर डैट इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, चलो देखो, जो सबसे पहली चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। स्पेशल केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, स्पेशल केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो, क्या है स्पेशल केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन? तो फर्स्ट केस है कि मान लो ये इंटरफेस था, ये था मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम 2। ओके, तो अब मानो कि अगर कोई इसमें तो था कि कुछ किसी एंगल पे इंसिडेंट रे आ रही थी। मान लो कि नॉर्मली अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो जब नॉर्मली फॉल कर रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी जो होगा नॉर्मली पास आउट हो जाएगा। मीन्स इन दिस केस when light falls on interface normally, when light falls on interface normally, then after refraction light will goes into second medium without any बेंडिंग, है ना। जब नॉर्मली लाइट फॉल करेगा तो बिना बेंड किए हुए रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। क्यों जाएगी? तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है, 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या होता था, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। ओके, और सिमिलरली वहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। ओके, तो ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल टू 0 है, इसलिए विदाउट बेंडिंग रे ऑफ लाइट चली जाएगी। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस 2, है ना। हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज केस 2। देखो क्या है, ओके देखो, मीडियम 1 जो मान लो, मीडियम 1 एक रेयरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ये लास्ट डे बताया था, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, है ना। मीडियम 1 मान लो रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम, ठीक है। मीडियम 1 एक रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा? मान लो कोई रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट आई, ठीक है जी, इस पॉइंट पे इंसिडेंस किया, तो इस पॉइंट से मान लो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, है ना। इस पॉइंट से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ओके, कितने एंगल से आई? कुछ एंगल से आई होगी, मान लो लेट इट भी एंगल आई, नॉर्मल कुछ इधर भी चला जाएगा। ओके, तो जब किसी एंगल से आई तो अगर रिफ्रैक्ट नहीं करता तो रे ऑफ लाइट किधर जाता? अगर रिफ्रैक्ट नहीं करता तो रे ऑफ लाइट को तो सीधे इधर जाना चाहिए। रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट अगर नहीं करता तो सीधे रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या है, जब मीडियम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो रेयरर मीडियम में क्योंकि इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल जो कम है, इसलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है।
तो इन दैट केस क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, आफ्टर इंटरफेसिंग द मीडियम, जब मीडियम को इंटरफेस करता है तो रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता है टुवार्ड्स द नॉर्मल, किधर, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, when light travels from rarer medium to denser medium, when light travels from rarer medium to denser medium, the light ray bends towards the normal, किधर मुड़ता है, नॉर्मल की तरफ, लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कोई रे ऑफ लाइट अगर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि लाइट रे टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ओके, ये था हमारा सेकेंड केस, है ना। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखो, नेक्स्ट दैट इज द थर्ड केस, है ना। नेक्स्ट केस क्या है, थर्ड केस है। इनसे यहाँ पे भी इंटरफेस है, ठीक है, ये मीडियम 1 था जो, ओके, एंड दिस इज मीडियम 2। यहाँ पे क्या है, ये मीडियम 1 जो है डेंसर मीडियम है और मीडियम 2 क्या है, रेयरर है। ओके, सिमिलरली जैसे वहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही थी, यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट आई, ओके, है ना। इंसिडेंट रे आई, कौन से मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है। ओके जी, चलो ये हो गया अपना नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, है ना, दिस इज नॉर्मल। ओके, तो अगर लाइट रे सीधे आता, मतलब अगर रिफ्लेक्ट इंटरफेस पे आता तो डायरेक्ट रे ऑफ लाइट किधर चला जाता, इधर जाना चाहिए था, है ना। लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। इसलिए इसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, किधर होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था आई, तो यहाँ पे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। ओके, समझ में आया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रेयरर से डेंसर में आता था टुवार्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, चलो आ जाओ, लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे हम लोग when a ray of light travels from denser to rarer, when ray of light travels from denser to rarer medium, ठीक है, डेंसर मीडियम से कौन सा मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन
देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे bends away from नॉर्मल। ओके, नॉर्मल से दूर जाता है ना, देखो नॉर्मल से दूर जाता है, उसमें नॉर्मल के पास आ रहा। तो ये था थर्ड केस अपना। ओके, अब देखो यहाँ से ही एक स्पेशल केस बनता है, यहाँ से ही एक स्पेशल केस बनता है ना, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा, है ना। चलो जी, यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस करवाने का इच्छा मेरे को कर रहा है, बट इसी चीज़ से रेगुलर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल में बताना चाहूँगा, है ना। बट बिफोर डैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं वो बता देता हूँ, जो छूट गया था लास्ट डे, है ना। देखो क्या है, डेट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोले थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ओके, आ जाओ यहाँ पे देखो, पढ़ते हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर इसको बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो सिंपली होता है क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोले तो सिंपली ये होता है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, या फिर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ देख लो, मैं बेसिकली हर समय ऐसा n1 n2 से करूँगा, इसलिए n से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से। कुछ बुक में इस तरीके से भी दिया रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ये दोनों नोटेशन हम लोग को काम आ सकता है ना। अब इसका मतलब क्या है, n2 अपॉन n1, है ना, बस इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर सिर्फ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के लिए बोल दे तो यहाँ पे लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम का बोल रहा है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, दैट इज 1। ओके, तो ये होता है। तो ये एक छोटा सा चीज़ था जो बताना था, जो कि आप लोग जानते हो, है ना। चलो अब मैं आता हूँ जो तुम्हारा थर्ड केस था, दैट इज स्पेशल केस थर्ड, उस पर आ जाओ, है ना। स्पेशल केस जो तुम्हारा थर्ड था, अब उस पर आ जाओ, है ना। स्पेशल केस जो तुम्हारा थर्ड था, उस पे आ जाओ। देखो क्या है, स्पेशल केस थर्ड क्या था, याद है। स्पेशल केस थर्ड में हम ऐसा बताए थे कि मान लो ये कोई इंटरफेस है, ठीक है, और ये मीडियम 1 था, तो दिस लेट बी मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ओके, और ये मैं लिख देता हूँ कि मीडियम 2 या मीडियम 1 इज डेंसर एंड मीडियम 2, है ना। मीडियम 1 कौन सा है, डेंसर मीडियम है। तो कोई रे ऑफ लाइट आ रही थी, है ना, कोई रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो क्या हो रहा था इस केस में बताओ। कोई रे ऑफ लाइट आ रही थी, दिस इज नॉर्मल। ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा था कि रे ऑफ लाइट जो था, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट क्या कर रहा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट कर रहा था, है ना। देखो मतलब अगर डेंसर मीडियम से रे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, डेंसर मतलब रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा था, तो लाइट रे क्या कर रहा था, बेंड्स कर रहा था। और बेंड्स कैसे कर रहा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। चलो भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा कर देखता हूँ। अब मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाया,
है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाया। एक नॉर्मल मैं और ले लेता हूँ, चलो ये है, ठीक है, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया, देखो बढ़ा हुआ है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब और टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, मतलब अब कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से, देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। ओके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, मतलब इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो, मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ओके, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लो जो ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो 90 डिग्री हो जाए। तो मान लो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा ले रहे हैं, कुछ इस तरीका का ले रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि जब कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखो ये 90 डिग्री हो रहा है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं बेसिकली, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो बेसिकली बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्या बोलते हैं, या थीटा सी से रिप्रेजेंट करो या फिर आई सी से रिप्रेजेंट करो, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल। मतलब समझ में आया क्रिटिकल एंगल किसे बोलेंगे, मतलब क्रिटिकल एंगल किसे बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, द इंसिडेंट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, द इंसिडेंट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या हेडिंग हम लोग डालते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। चलो, तो ये क्रिटिकल एंगल सबसे पहले कहाँ होगा ये ध्यान दो, क्रिटिकल एंगल कौन से सिचुएशन में होगा ये पहले ध्यान दो। तो सबसे पहली बात कौन सा है भाई, सबसे पहली बात तो ये कि लाइट रे कौन से मीडियम से आना चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में आना चाहिए। तो यहाँ तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम व्हाट, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना, रेयर मीडियम, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब सबसे पहला क्रिटिकल एंगल आपको तभी मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका तभी होगा जब रिफ्रैक्शन, जब लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है तभी होगा। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए, डैट इज यू कैन से N1 इज ग्रेटर देन N2, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है क्रिटिकल एंगल में, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस for which angle of refraction, the angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree, the angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree, then
that angle of incidence, then that angle of incidence, angle of incidence, then that angle of incidence is called क्रिटिकल एंगल, है ना। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, ये चीज़ समझ में आई। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे, समझ में आई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री क्यों हो जाता है? तो सिंपल सी बात क्या है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है। तो जानते हैं हम लोग कि लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है ना। तो ये रीजन अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, है ना। ये रीजन अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कहाँ गया? अच्छा हाँ, ये है इनके। अगर ये रीजन आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिखना है रीजन बताओ? क्या रीजन लिखना है बताओ? क्या रीजन लिखना है? लिखना है रीजन लिखना है क्या? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, the angle of refraction becomes 90 degree because the angle of refraction becomes 90 degree because what? Because as we know that light ray bends away from normal when light travels when light coming from denser to rare, है ना, डेंसर टू रेयरर मीडियम। ओके, ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा कि डेंसर टू रेयरर मीडियम आता है। डेंसर से रेयरर मीडियम में आने की वजह से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है ना। चल, तो ये चीज़ था एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल वगैरह सब चीज़ आपको समझ में आया है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आया। चलो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्रिटिकल एंगल जहाँ पे हो रहा है और जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ओके, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, एक एक चीज़ समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ भाई? देखो तो क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ क्या बोलते थे हम लोग? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर साइन ऑफ एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज कांस्टेंट। तो हम लोग लिखते थे बेसिकली, ये भी लिखते थे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 लिखते थे, है ना। N2 अपॉन N1, जहाँ पे N2 क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग। लाइट देखो किस में जा रहा है? सेकेंड मीडियम में जा रहा है, इसलिए सही है N2 अपॉन N1, है ना। आ जाओ यहाँ पे देखो, साइन आई तो मुझे आई एंगल तो नहीं पता है, बट साइन आर पता है। साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बिकॉज आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके जी, डैट इज N2 अपॉन N1। ओके, तो यहाँ से साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो गया, इसलिए साइन आई इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ओके, अब आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं क्या? आई इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं? N2 अपॉन N1। आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1। आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1। ओके, चलो
अब देखो बेसिकली कुछ कुछ बुक में ये ना देकर कुछ और देता है, क्या देता है मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये बुक में ना देकर कुछ और फार्मूला लिखता है। वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेता है, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेता है वो म्यू है, क्या है, म्यू है। और रेयरर मीडियम को बोलता है कि एयर है, डेट इज या वैक्यूम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अगर उसके अनुसार से लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ n2, n2 इज वाट 1 और n1 इज वाट म्यू। इसलिए लिखते हैं आई इज इक्वल टू डेट इज आई सी, यहाँ पे आई सी लिख देना है ना। आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। तो ये फार्मूला याद कर लो या फिर ये याद कर लो। मैं तो कहूँगा ये याद करो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही हो वो वैक्यूम ही है। हो सकता है आपको ऐसा भी रहे कि कोई मीडियम वाटर कोई ग्लास से रे ऑफ लाइट वाटर में आए, उसमें भी तो हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा केस में भी एंगल क्रिटिकल एंगल हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते कि आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। ये स्पेशल केस है ना। ये कौन सा केस है, यहाँ लिख सकते हो तुम लोग, दिस इज अ स्पेशल केस, स्पेशल केस। ओके, ये स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे, देखो जी। देखो ये हम लोग इरेज करते हैं भाई, ये हमारा काम का नहीं है, ये स्पेशल केस है, हम लोग जनरल केस पढ़ रहे हैं, है ना। देखो अब ये आईसी था, तो देखो अगर यहाँ से ऑब्जर्व करो कि अगर रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ पे एंगल आई था, अगर बेंड नहीं करता तो रे ऑफ लाइट कुछ इधर आना चाहिए था, आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, है ना, आना चाहिए था। तो यहाँ पे तो ये तो आर हो गया, बट ये क्या है, एंगल आई। तो यहाँ से डेविएशन हो रहा है, क्या, आर माइनस आई हो रहा है ना डेविएशन। मतलब जो इंसिडेंट रे जो आ रहा था उसका डेविएशन कितना हुआ, आर माइनस आई ही तो हुआ, आर माइनस आई ही तो हुआ ना। तो अगर डेल्टा लिखे हम लोग, डेल्टा दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एक हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े थे किसमें, एंगल ऑफ डेविएशन एक हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर में, जब इंसिडेंट रे आता था रिफ्लेक्ट करता था। यहाँ पे भी सेम है, एंगल ऑफ डेविएशन ही पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या पढ़ेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई, है ना, डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, आर माइनस आई। आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके चलो, आर माइनस आई तो पढ़ लिए हम लोग। अब देखो हम लोग क्या है, एंगल आर जो है हम लोग को हर हमेशा नहीं मालूम होता है। अगर यहाँ पे अगर इस बात पे अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करें तो क्या लिखेंगे बताओ, स्नेल्स लॉ से लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या, n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1। अब यहाँ से देखो कि साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 इंटू साइन आई। हाँ सर लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू बेसिकली क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ n1 अपॉन n2 साइन आई, है ना, ये लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n1 अपॉन n2 साइन आई। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन इज इक्वल टू आर का वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ n1 अपॉन n2 साइन आई, है ना, माइनस ऑफ एंगल आई, ये लिखेंगे। हाँ सर लिखेंगे। देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। ये जो एक्सप्रेशन हम लोग को मिला है वो कैसा एक्सप्रेशन मिला है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। दिस एक्सप्रेशन इज ए नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज
नॉन लीनियर, दिस एक्सप्रेशन इज नॉन लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारा कैसा एक्सप्रेशन है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। ओके, लेकिन अगर देखो मैक्सिमम डेविएशन की बात किया जाए, यहाँ से अगर हम लोग को मैक्सिमम डेविएशन की बात किया जाए, ठीक है, डेविएशन का ये आया है ना, अगर हम लोग को यहाँ से बात किया जाए कि मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, अगर यहाँ से हम लोग को बात किया जाए मैक्सिमम डेविएशन के लिए, क्या चीज़ के लिए बात किया जाए, मैक्सिमम डेविएशन। चलो जी, मैक्सिमम डेविएशन किसके लिए बात करना हम लोग को, मैक्सिमम डेविएशन के लिए बात करना है। तो मैक्सिमम डेविएशन में क्या करना है, देखो मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, देखो मैक्सिमम डेविएशन क्या क्रिटिकल एंगल जब रहेगा तो होगा, हाँ जी, यानी मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल होगा। तो यानी डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू वाट, आर माइनस आई लिखते हैं, आर इज़ वाट 90 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस आई सी। अब एंगल आई सी हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब मैक्सिमम डेविएशन होगा तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए π/2 माइनस आई सी लिखेंगे। चलो, तो ये हो गया मैक्सिमम डेविएशन, है ना, ये हो गया मैक्सिमम डेविएशन, समझ में आया, ये हो गया मैक्सिमम डेविएशन। चलो, अब एक चीज़ और यहाँ पे सीखना है, क्रिटिकल एंगल सीख लिए, डेविएशन सीख लिए, अब हम लोग को पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो, हेडिंग डालते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यू कैन से TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, अब देखो जब क्रिटिकल एंगल था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था, 90 डिग्री था, लेकिन अगर सोचो अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और एंगल बढ़ा देंगे तो ये रिफ्रैक्टेड रे किधर है, इसी मीडियम में, रिफ्रैक्टेड रे जो था अब उसी मीडियम में वापस चल जाएगा। मतलब अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो क्या होने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है, मतलब जो इंसिडेंट रे था वो रिफ्लेक्ट करने वाला है। समझ में आया, मतलब जो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे वहाँ पे तो क्या था कि कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता था, कुछ रिफ्रैक्ट करता था। इस केस में क्या होने वाला है कि जो टोटल का टोटल रे ऑफ लाइट जो है वो टोटली क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट करने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले क्या है, कंडीशन, कंडीशन क्या होना चाहिए, समझ में आ गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करने लगेगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखे, कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन, कंडीशन क्या लिखना है हम लोग को, कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होना चाहिए कंडीशन, भाई बताओ, पहला कंडीशन बताओ क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि लाइट कौन से मीडियम में आना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली तो ये हो गया रेयर मीडियम, है ना। ओके, दूसरी केस क्या होना चाहिए, दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी, बहुत ज़रूरी है TIR होने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। मतलब अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तभी होगा क्या, व्हाट,
एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज TIR विल हैपन, है ना। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए किसके लिए, TIR होने के लिए, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर आई एंगल कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई शुड बी ग्रेटर देन IC, तभी होगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। चलो तो ये सब सारी चीज़ समझ में आ गई। चलो अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, जब TIR होगा, जब TIR होगा मतलब ऐसा कुछ केस बनेगा, ऐसा बनाते हैं यहाँ से, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, जब TIR होगा तो कुछ ऐसा केस बनेगा, ये रहेगा इंटरफेस, रे ऑफ लाइट फॉल किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब ये अगर आई है तो ये भी आई हो जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जाना चाहिए था इधर रे ऑफ लाइट को, लेकिन ये हो गया, है ना। तो ये अब यहाँ से अगर हम लोग निकाले डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा इज दैट इज R माइनस आई लिखते थे, बट यहाँ तो R माइनस आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा को क्या लिखेंगे, टोटल देखो ये 2 पाई है तो 2 पाई माइनस आई लिख दे, क्या 2 पाई माइनस आई, है ना, 2 पाई माइनस आई, वेयर आई इज़ ग्रेटर दैन IC, वेयर आई इज़ ग्रेटर दैन IC, ये लिख सकते हैं, वेयर आई इज़ ग्रेटर दैन IC। अब देखो ये तो जो एक्सप्रेशन आया है ये कैसा एक्सप्रेशन आया, लीनियर एक्सप्रेशन आया है, ये कैसा एक्सप्रेशन आया, लीनियर एक्सप्रेशन आया, है ना, ये कैसा एक्सप्रेशन आया, लीनियर एक्सप्रेशन आया। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, ठीक है, विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम लोग अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, किसके किसके बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये मान लो डेल्टा है और दिस इज एंगल आई, ओके। तो पहला तो नॉन लीनियर था और मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा था तब, π/2 पे मैक्सिमम क्या हो रहा था, मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा था एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज π/2 जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था θc, ठीक है। तो पहला तो ये ग्राफ अगर हम फर्स्ट वाले से देखें, दैट इज इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, नॉन लीनियर ग्राफ आएगा, मतलब इस तरीके से कुछ आएगा, और ये ग्राफ क्या होगा बताओ, ये पॉइंट कौन सा आएगा, π/2 माइनस ऑफ IC, यही तो होगा डेल्टा मैक्स, ये डेल्टा मैक्सिमम था, लेकिन ये कोऑर्डिनेट नीचे का कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा बताओ, दिस इज IC। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद देखो कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे, मतलब एंगल आई अगर ग्रेटर देन IC ले रहे थे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा था। इस केस में डेल्टा क्या आया था, पाई माइनस, इस केस में क्या आया था, π-2i, है ना, इस केस में तो यही आया था ना, π-2i, ठीक है, इस केस में आ गया था π-2i। इसका मतलब देखो ये तो लीनियर एक्सप्रेशन था और देखो डिक्रीजिंग है, तो लीनियर एक्सप्रेशन और डिक्रीजिंग है, तो ये मान लो कहीं पे, मान लो यहाँ पे कहीं पे, है ना, π-2i, π-2i, IC नहीं, π-2i, है ना। अगर इस पॉइंट पे बात करोगे तो आई के जगह IC ले लोगे, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा, और यह एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, लाइक दिस, मतलब जब I 0 हो जाएगा तो पाई हो जाएगा ये, है ना, जब एंगल I 0 हो जाएगा तो पाई हो जाएगा डेल्टा। तो इस तरीक़ा से मेरा ग्राफ आया, जो ग्राफ कभी कभी पूछता है। ये कैसे बनाए ग्राफ, समझ में आ रहा होगा कि देखो एंगल अगर I को 0 कर दो तो पाई आ जाता है, एक पॉइंट ये आ गया, और अगर
तुम डेल्टा को 0 कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा को 0 हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, यानी कि अगर i को IC रख दो तो पाई माइनस 2IC आ जाएगा, है ना। अगर i को इफ़ i इज इक्वल टू IC रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2IC, है ना। तो ये ग्राफ हमारा आया और ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे बता दिया, है ना। चलो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, समझ में आ गया आपको, कब होगा भाई बताओ। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करना चाहिए सबसे पहली बात। उसकी बाद क्या होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, या क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये था हमारा क्रिटिकल एंगल, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। एक चीज़ और है, और वो चीज़ थोड़ा उस पर क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, है ना। बस उसके बाद इस क्लास को बंद करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं रिफ्रैक्शन और TIR बेस्ड क्वेश्चंस करूँगा, है ना। चलो, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की चीज़ है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये इंटरफेस है, ठीक है। अब अगर मान लो ये डेंसर मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। और ये मान लो इंटरफेस है इस तरीके से, चलो जी, ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस है, ये नॉर्मल था। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली आएगा इस तरीके से तो ये पास कर जाएगा। अगर यहाँ से मान लो कोई रे ऑफ लाइट को फॉल करवाते हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता था, डेंसर से रेयर में जाता था तो ये नॉर्मल अगर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता था, ठीक है, होता था या नहीं होता था। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये है अगर ये बढ़ा दे मान लो, ठीक है, मतलब अगर हम नॉर्मल ये ले लें, अगर हम ये नॉर्मल ले लें, लेट दिस बी नॉर्मल, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो बढ़ा दिए हम लोग, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी कोई पॉइंट होगा जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर देखो इस तरीक़ा का, अगर मान लो कोई सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, मान लो मैं कोई सरफेस ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ले लो ये अपना कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है और ये दो मीडियम को इंटरफेस कर रहा है, ये एक मीडियम है और दूसरा मीडियम इस साइड है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट दे रहे हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसा हो गए जहाँ पे रे ऑफ लाइट फॉल करने के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब अगर इस सारे पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स को मैं अगर मिला दूं तो कुछ सर्कल इस टाइप का बनेगा ना। देखो तो इस सारे पॉइंट्स के लोकस को जो बनेगा एक सर्कल बनेगा, एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो हाँ, इसको डेंसर मीडियम रहने दो, ठीक है। ये अपना रेडियस हो जाएगा इसका, है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो लिखो क्या, द लोकस ऑफ all the possible points on the interface the locus of all the possible points on the interface for which the locus of all the possible points on the interface for which angle of refraction becomes 90 degree is called
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, है ना, ठीक है। ईच सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं, डैट इज COI, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, COI। और उसका एरिया लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर, एरिया लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर। ये आर हम लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। चलो, तो ये था आज की क्लास, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इस पर IIT में क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिर आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में होप मैं रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों पे मैं क्वेश्चंस कराऊँ, क्रिटिकल एंगल पे भी क्वेश्चन कराऊँ। मतलब टोटल 1 आवर का क्लास ऑलमोस्ट होगा, और उस 1 आवर के क्लास में ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऑलमोस्ट लगभग 15 to 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फॉर टुडेज़ क्लास I have to stop this video. Okay, keep studying and keep smiling on your face. Okay, tata and bye bye.